गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सबको जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास स्टेनोग्राफर की क्लास में। कोई भी फेस्टिवल आए और जाए, लेकिन हमारी क्लास हमेशा आपको मिलती रहेगी ताकि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कदम आगे बढ़ाते चले जाएं। दिवाली फिर आएगी, हम फिर धूमधाम से मनाएंगे, छुट्टियां भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, घर परिवार के साथ बैठ के दिवाली को सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन एक बार अगर एज निकल गई स्टेनोग्राफर के फॉर्म को फिल करने की, तो वो दोबारा इस जन्म तो नहीं आने वाली। इसलिए त्योहार के साथ साथ घर परिवार के सदस्यों से मिलने जुलने के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। और ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा इन पर ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, मुद्दे की बात पे पढ़ लेना और पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। मुद्दा कह रहा है कि ये आपका एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। कैसे क्वेश्चंस हैं? एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो कोई एरर होगी तो उसे सही करने की कोशिश करिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट वाज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विथ द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक। बाहर चार लोगों के बीच में आप बैठे हो, खूब भीड़ लगी हो, अचानक से धरती हिली, सब अपने अपने घर भागेंगे और रास्ते में जो मिलेगा उसे भी बताएंगे, भाई भागो, बचो, कोशिश करो, कहीं छिप जाओ कि भूकंप आया है। ऐसे ही किसी इंसान के साथ हुआ कि ये वही इंसान था जो तेजी से दौड़ता हुआ आया घर में और कौन सी खबर लाया? खबर लाया अर्थक्वेक की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूकंप की खबर लेकर के वो आया। इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन आपका प्रेपोजिशन बेस्ड है। कई बार मैंने आपको बताया कि जब हम इन की बात करेंगे तो इन का यूज हम करते हैं जब कोई कंडीशन स्थिर अवस्था में होती है, जिसे कहते हैं रुकी हुई अवस्था, मूवमेंट जिसमें ना हो। और इनटू का यूज करते हैं जब किस कंडीशन की बात करते हैं? जब मोशन की बात करते हैं। मोशन बोले तो गति की बात करते हैं। अब कोई इंसान तेजी से दौड़ता हुआ घर में आया है तो ऑब्वियस सी बात है स्थिर तो नहीं है, वो है कैसा? वो मोशन में है, गति करते हुआ है। तो रनिंग इन ना हो करके रनिंग इनटू आएगा। अब कुछ होशियार बच्चे ये काम कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि सर आपने जो बताया था वही गलत हो गया। अब वो क्या लिखेंगे कि अच्छा भैया रनिंग के साथ हमेशा इनटू आता है। देखो कंडीशन ये है, रनिंग के साथ दूसरी प्रेपोजिशन भी हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो कंडीशन है रनिंग के साथ हम इनटू का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये मोशन का सेंस है और मोशन के सेंस में हम इनटू का यूज करेंगे। तो यही आपका आंसर था। देखो लिखा हुआ है इनके स्थान पर इनटू का यूज होगा। देखिए इसके पीडीएफ की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हो फेस्टिव सीजन है, मे बी पीडीएफ आपकी अपडेट ना हो पाए तो आप परेशान मत होइएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पर मिल जाए, वहाँ पर मैं खुद पोस्ट कर दूंगा। और टेलीग्राम का नाम क्या है? एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। क्या है? एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं इन क्लासेस की सारी पीडीएफ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आपको अपडेट कर दूंगा मैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर टू गो द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली। हर मदर डज नॉट अप्रूव, उसकी माता ने परमिशन नहीं दी ऑफ हर टू गो टू द पार्टी, पार्टी में जाने की विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली। अगर वो फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनेगी तो उसे पार्टी में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ये बात यहाँ पर कही गई है। जरा इस पर ध्यान दो और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दो। जो टॉपिक में आपको वर्ब पढ़ा रहा था ये वर्ब का ही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? जो मैं टॉपिक आपको वर्ब पढ़ा रहा था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आप इसका जवाब दे सकते हो। देखो दो तरह से इसको समझ सकते हो। ऑफ आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आप जानते हो अगर कोई वर्ब आती है तो वो किस फॉर्मेशन में आती है? जरन में। एक तो ये समझ सकते हो,
प्रेपोजिशन है मेरे पास, और प्रेपोजिशन में जब भी कोई वर्ब आती है तो वो किस फॉर्मेशन में आती है? जेरंड आती है। जेरंड किसे कहते हैं? जब वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं उसे कहते हैं जेरंड। वर्ब के हम आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं जेरंड। इसके साथ हर टू गो टू द पार्टी, एक चीज और समझ लो, हर आपका क्या है? पॉजेसिव केस, बच्चा बच्चा जानता है। हर आपका पॉजेसिव केस है, और पॉजेसिव केस के साथ क्या करते हो? पॉजेसिव केस के साथ भी हम जेरंड का यूज करते हैं। पॉजेसिव केस के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? जेरंड का यूज करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो टू गो जो आया हुआ है, टू गो गलत है, इस जगह पर आपको क्या करना होगा? गोइंग करना होगा। दोनों कंडीशन से समझ सकते हो। अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, खुशी हुई जानकर। ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हम जेरंड का यूज करेंगे तो जेरंड क्या हो जाएगा? टू गो ना होकर के गोइंग कर लेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पे, हर आपका पॉजेसिव केस है और पॉजेसिव केस के साथ भी हम जेरंड का यूज करते हैं तो टू गो की जगह गोइंग का यूज करेंगे। दोनों रूल आपके क्लियर हो गए, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड द फेमस भीष्म सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स। राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड, युद्ध के क्षेत्र में की तरफ जाते हुए, युद्ध के क्षेत्र के किनारे घूमते हुए, द फेमस भीष्म, जो फेमस भीष्म थे, सा अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स, उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे मृत सैनिकों को देखा, बहुत सारे डेड वॉरियर्स को उन्होंने देखा। जरा इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दें, अच्छा क्वेश्चन है। और अ लार्ज, जब भी आप अ लार्ज नंबर की बात करते हो, अ लार्ज नंबर, इसके साथ ऑफ तो आता ही है, फिर इसके साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। जब ये नाउन प्लूरल रहता है तो इसके साथ हम आने वाली वर्ब को भी कैसा रखते हैं? वो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ की तो बात कर नहीं रहे, तो प्लूरल नाउन आया हुआ, सेंटेंस को आगे इन्होंने रखा नहीं तो वर्ब की हमें जरूरत पड़ी नहीं। राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड द फेमस भीष्म सॉ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन विदाउट एरर वाला है, मतलब नो एरर वाला है। इस क्वेश्चन में किसी तरह की कोई एरर नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब क्या है? करेक्ट है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। मेरी आंटी पहली थी जिनको डिग्री मिली थी। कई घर परिवार में लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई काम जैसे फर्स्ट होता है तो हम बात करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आप सब लोग जानते हो कि फर्स्ट आपकी कौन सी डिग्री है? फर्स्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। अब दिमाग में आ गया होगा कि हम किस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री है तो आप जानते हो कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल के रूप में किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री, द का यूज करते हैं। अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री ये हो गई। फॉर्मर इसका क्या होता है? फॉर्मर इसकी कॉम्परेटिव डिग्री हो जाती है। इसकी कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी? वो आपकी फॉर्मर हो जाएगी। और अगर हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव डिग्री की, किसकी? पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाती है? इसकी 4 कर सकते हैं, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री एक और यूज कर सकते हैं, फॉरमोस्ट भी यूज कर सकते हैं, ये भी हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं। तो सही जवाब क्या है कि जब हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री फर्स्ट है तो फिर हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, और यही सवाल था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस ऑफ फेस्टिवल सिंस ही वाज 8 years ओल्ड। पद्मिनी ने जब से वो 8 साल की हुई है तब से एक भी डांस परफॉर्मेंस को उसने मिस नहीं किया है। कई बार होता है कि जब तक हम लोग सिलेक्शन नहीं ले लेते तो एक भी दिन ऐसा नहीं रखते हैं जिस दिन हमने पढ़ाई ना की हो। तो यहाँ पर देखो, पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस ऑफ फेस्टिवल सिंस शी वाज 8 years ओल्ड। क्या बात है। अब कई बार मैंने आपके साथ चर्चा की, इस तरह के क्वेश्चंस में
बताने की आपको कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि हम बात करें रेयरली की, हम बात करें वेयरली की, या फिर आपके पास हो सेल्डम, आपके पास हो स्कैर्सली, या फिर आपके पास हो हार्डली, ये सारे वर्ड नेगेटिव हैं। ये सभी कैसे वर्ड हैं? नेगेटिव वर्ड्स हैं। और अगर ये नेगेटिव वर्ड्स हैं तो इनके साथ दूसरा कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिए, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, ठीक है, हार्डली, ये सभी आपके नेगेटिव वर्ड हैं। और जब भी हम किसी नेगेटिव वर्ड की बात करते हैं तो नेगेटिव वर्ड के साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा। तो नॉट को यहां से रिमूव कर दो, क्योंकि रेयरली हमारा नेगेटिव वर्ड है और जब ये नेगेटिव है तो इसके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या। जो कृपा है, काव्या है, वो दिल्ली स्कूल में स्टडी करते हैं और ऐसा ही काम्या भी करती है। काम्या भी दिल्ली स्कूल में स्टडी करती है। इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्या बात है। देखो, मैंने आपको कई बार आर्टिकल के कॉन्सेप्ट में बताया कि जब भी प्रॉपर नाउन की हम बात करते हैं, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? कोई नाम। जब हम किसी के नाम की बात करते हैं, कोई भी आपका नाम आएगा तो हम आर्टिकल का यूज उसके साथ नहीं करते हैं, उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यहां पर भी मेरे साथ जो दिल्ली पब्लिक स्कूल आ रहा है उसके साथ भी हम जनरल केस में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो आंसर तो ये हो गया कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसके साथ आर्टिकल का यूज किया वो हटा दीजिए। आप जानते हो किसी भी स्कूल के नाम के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जब हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर भी लेते हैं, वो कंडीशंस स्पेसिफिक वाली कंडीशन होती हैं और यहाँ पर हम स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात की गई है और दिल्ली पब्लिक स्कूल को यहाँ पर किसी भी एंगल से स्पेसिफिक नहीं किया गया है। जब हमने इसको स्पेसिफिक नहीं किया है तो इसके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगला, डायरेक्शन चेंज हो, मुद्दे की बात पढ़ लीजिएगा, पूरा डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। चाहे आप एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करें, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल की बात करें, सीजीएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, एमटीएस की बात करें, या जीडी में आपके पास ऑप्शन हिंदी का भी होता है। एसएससी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम की बात करो, इनका लेवल ऐसा है जहां से आपको ज्ञान भी मिलेगा, जहां से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप अपने एग्जाम को भी क्रैक इजीली कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेट अस क्विकली मडल, हडल, हर्डल, पडल। क्या वर्ड यूज हुए हैं? मडल, हडल, ठीक है, पडल, अच्छे वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। इन सब के मीनिंग बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा। लेट अस क्विकली, हडल, हर्डल, पडल और मडल अच्छे वर्ड हैं। तो आंसर की अगर हम बात करें, आंसर है हडल। हडल का मतलब होता है कि एक जगह पर जल्दी से इकट्ठे हो जाना, एकत्रित हो जाना। क्या हो जाना? एकत्रित हो जाना। मडल का मतलब होता है जब हम किसी भीड़ में, आपने देखा होगा कि एक तो भीड़ ऐसी होती है जिसमें हम स्मूथली चलते रहते हैं, एक भीड़ ऐसी होती है जिसमें हम फंस जाते हैं। फंस जाने की कंडीशन को हम मडल वर्ड यूज करते हैं। बोलचाल की भाषा में बहुत ये यूज होता है। इसका मतलब होता है एकत्रित होना। क्या होता है? एकत्रित होना। और हर्डल की बात करें तो ये कहते हैं, रुकावट को कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में हर्डल आ गए, हर्डल्स आ गए, रुकावट्स आई, किसी काम को करते हुए रुकावटें आती रही, ठीक है। पडल का मीनिंग मुझे भी नहीं पता है, अगर आप में से किसी को भी पता हो तो हमें ऑफलाइन मोड पे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो पडल का मीनिंग मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राजेश कार वॉज नॉट रमेशेस सो ही वर टू एग्जिस्टेड बाय द टाइम वी रीच्ड होम। राजेश की कार और रमेश की कार में कुछ कंपैरिजन की गई है, कुछ अंतर किया गया है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा भैया टाइम लग गया और वो वहाँ पर टाइम पे नहीं पहुँच पाया। बात करें सच कंफर्टेबल, एज कंफर्टेबल, एज कंफर्टेबल इनफ
और सो कंफर्टेबल दैट। सुटेबल जवाब देने की कोशिश करना। आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। राजेश कार was not as comfortable as, so he were too exhausted by the time we reached home। समय तक पहुंचते पहुंचते उसको लेट हो गया। देखो एज कंफर्टेबल, एज के साथ पॉजिटिव डिग्री, फिर एज आ जाता है, उसके बाद हम यूज कर लेते हैं सो का, और उस कंडीशन में सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंस वाला। सेंटेंस फिर कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस की बात करता है। इस क्वेश्चन को देखो, राजेश कार वाज नॉट एज कंफर्टेबल एज, इतनी आरामदायक कार नहीं थी जितनी की रमेश की। सो वी वर टू एग्जस्टेड, बहुत ज्यादा थक गए। बाय द टाइम वी रीच्ड होम, समय से पहले पहुंच भी नहीं पाए और थक चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड, हाउ हार्ड ही स्ट्रगल्स as he is not completely supported by the committee। I don't suppose that, मैं ये नहीं सोचता प्रमोद will be elected, प्रमोद किस तरह से चुना गया। How hard he struggles as he is not completely supported by the committee, और उसका पूरी तरह से कमेटी के द्वारा सपोर्ट भी नहीं किया गया। तो although, seeing as, no matter, however, देखो कई बार क्या होता है कि अंत भला तो सब भला। हमने कितने मुसीबतों में चल के काम किया, किन मुसीबतों में हमने पढ़ाई की, लेकिन अगर सिलेक्शन मिल जाए, अंत भला तो सब भला, और उसी अंत भले को सही करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड, नो मैटर हाउ हार्ड, वो इलेक्टेड हो गया, चुन लिया गया। अब ये मुद्दे की बात नहीं है, इस पर बहस करने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता कि उसने कितना स्ट्रगल किया, सपोर्ट किया गया या नहीं किया गया। ये अच्छी बात है। अगर हम ऑल्दो करेंगे तो बेटा आप सब लोग जानते हो ऑल्दो एक कंजंक्शन के तौर पर यूज होता है, और जब कंजंक्शन के तौर पर यूज होता है तो इसके साथ यट या फिर हम कामा का यूज करते हैं। जो ना तो मुझे यट दिख रहा है और ना ही हमें यहाँ पर कामा दिख रहा है, तो हम ऑल्दो का यूज नहीं करेंगे। सीइंग एज कोई कंडीशन नहीं बन रही, सीइंग एज कंपैरिजन करता है, एग्जाम्पल देता है, और यहाँ पर एग्जाम्पल का कोई सेंस नहीं है। हाउएवर कॉन्ट्राडिक्शन की बात करता है। हाँ, आपको लग सकता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, विरोध कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट का विरोध नहीं हो रहा, स्टेटमेंट को ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर स्टेटमेंट का विरोध नहीं किया जा रहा है, स्टेटमेंट को ऐड किया जा रहा है, और जब ऐड किया जा रहा है तो हम हाउएवर का यूज भी नहीं करेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नो मैटर इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज इज कंडक्टिव हेल्थ, इसके साथ आपकी फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है और इसका मतलब होता है सहायक। आप सब लोग जानते हो कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो इसका फायदा आपको बॉडी को डायरेक्टली मिलता है। तो इस कंडक्टिव के साथ, सहायक के साथ कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? तो सुटेबल जो जवाब होगा इसके साथ आप टू का यूज कर सकते हो। कौन सा प्रेपोजिशन आता है? हमेशा टू का यूज होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट। किसी भी चीज को पब्लिश करने से पहले हम उसको प्रूफ रीड करते हैं, हम उसको चेक करते हैं। तो फाइंड आउट, गो थ्रू, सेट आउट और लुक अप, सही जवाब आपका क्या होगा? उस जवाब को देने की कोशिश करिए। देखो कहते हैं ना कि किसी काम को करो तो उस पर एक सरसरी निगाह डाल लेनी चाहिए, उसे एक बार चेक कर लेना चाहिए, उसके बारे में एक बार जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। और गो थ्रू का मतलब होता है उसकी जांच पड़ताल करना, उस पर ध्यान देना, जांच पड़ताल या किसी चीज पर ध्यान देना। तो सही जवाब गो थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। मतलब आपको वोकैबुलरी, जो आपके सबसे पसंदीदा टॉपिक में से एक है वोकैबुलरी, उसकी तरफ एंट्री करते हैं। पहला क्वेश्चन है एप्रीज, ऑप्शन है प्रेज, इन्फॉर्म, कंसील और एसेस। सही जवाब देने की कोशिश करें। देखो जब वोकैबुलरी आती है तो अगर आपसे जवाब गलत भी हो जाए तो कभी परेशान मत हुआ करो, क्योंकि गलतियों से आप सीखते हो और गलतियां करोगे तो हमें उम्मीद रहती है कि आप जरूर सीखेंगे। देखिए अगर हम बात करें इस एप्रीज वर्ड का, इसका मतलब होता है किसी चीज को छिपा लेना,
मतलब जो जानकारी होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोक देना, उसके लिए यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी चीज की जानकारी देना। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। इन्फॉर्म आप जान गए। कंसील का मतलब होता है छिपाना। एसेस का मतलब होता है अंदाजा लगाना अंदाजा लगाना या उसके बारे में जान लेना, तो एसेस। ठीक है, सही जवाब आपका क्या हो गया? इन्फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेरियोडिक, इसका भी आपको एंटोनिम देना है। ऑप्शन आपके सामने इनफ्रीक्वेंट, कॉन्टिन्यूअस, ओकेजनल और रेगुलर। अपोजिट देना है, बस इस बात को ध्यान रखना। पेरियोडिक, पेरियोडिक मूवीज भी आजकल आने लगी हैं जो किसी सत्य घटना पर आधारित होती हैं। किस पर? किसी सत्य घटना पर आधारित जो मूवीज होती हैं उनकी बात करें तो पेरियोडिक होता है जो यदा कदा हो। कैसा हो? यदा कदा, जिसे हम कह सकते हैं कभी कभी जो हो। तो अगर हम कहें कि कभी कभी का अपोजिट बताओ तो आप कह सकते हो कि कभी कभी का अपोजिट रेगुलर हो जाएगा। जो काम लगातार होता रहा हो, जो काम लगातार चलता रहा हो। इनफ्रीक्वेंट, इसका बात करें, इनफ्रीक्वेंट का मतलब भी होता है जो काम यदा कदा ही होता है। फ्रीक्वेंटली तो लगातार जो काम होता रहे, यदा कदा ये आपका हो गया। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम आपका लगातार होता रहे, और ये ओकेजनल भी होता है यदा कदा। और कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम जारी रहे, बिल्कुल उसमें रुकावट ही ना आए, चलता रहे बिना रुके चलता रहे। तो इसलिए हमने रेगुलर किया, जो नियमित तौर पर होता रहे। जैसे सुबह 9 बजे रोज क्लास होती है तो वो रेगुलर हो गया। 9 बजे से लगातार क्लास चल रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। दोनों में अंतर समझना। रेगुलर कोई काम फिक्स टाइम पर होता है, वो रेगुलर हो गया। कोई काम शुरू हुआ वो बंद ही नहीं हो रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट, ग्रूसम, इसका भी आपको अपोजिट देना है। ऑप्शन है सलन, हाइडियस, एग्जिस्टिंग और इंसल्टिंग। ये पेपर में आया भी है और ये मैंने पहले क्लास में कराया भी है। तो ग्रूसम का आपको अपोजिट देना है। अच्छा वर्ड है, पेपर में आया है और मुझे उम्मीद है कि मैंने ये क्लास में भी आपको पहले भी कराया हुआ है। सही जवाब ढूंढना आपके लिए टफ नहीं होगा क्योंकि ये पहले भी आप लोग कर चुके हो। चलिए, अगर हम ग्रूसम जैसे वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है जब किसी काम को हम बिना रुकावट के करते रहते हैं, बिना किसी परेशानी के किसी काम को अगर हम करते हैं तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, इस वर्ड का यूज कब करते हैं? जब किसी काम को बिना रुकावट के हम करते रहते हैं, या हम कह सकते हैं भयंकर टाइप की चीज हो। बीभत्स जिसे कहते हैं, बहुत भयंकर, खतरनाक, कटप्पा टाइप, भयंकर। तो अपोजिट हम कर सकते हैं हाइडियस, मतलब जो लोगों के सामने ना आए, परोक्ष रूप से जो काम अच्छा हो। शलन की बात करें तो उदास, एग्जिस्टिंग कह सकते हैं थकाऊ, इंसल्टिंग कह सकते हैं बेइज्जती करने वाला। तो सही जवाब हाइडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द ऑप्शन। फिर से अपोजिट आ गए हैं। इससे पहले आपके सामने क्या था? फिर भी अपोजिट था और फिर से अपोजिट आ गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये रहा नेक, इसका भी अपोजिट आपको देना है। ध्यान दीजिएगा कहीं डायरेक्शन में कोई लोचा तो नहीं है, डायरेक्शन में कोई लोचा तो नहीं है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि एक तरह के क्वेश्चन देखने थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, देखो सही है, एंटोनिम ही चाहिए। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपको नेक वर्ड जो है, नेक का मीनिंग क्या है? नेक आपसे कह रहा है कि ये जब किसी काम को हम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बड़े अच्छे से अगर हम किसी काम को करते हैं तो उसके लिए इस नेक वर्ड का यूज करते हैं। अब जब हम इसके एंटोनिम की तरफ जाएंगे तो डलनेस मतलब भद्दापन,
किसी काम को भद्दे रूप से करते हैं उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। टैलेंट का मतलब होता है क्या, जब हम बहुत बुद्धिमान होते हैं। डेक्सटेरिटी मतलब किसी काम में बहुत कुशलता हो उसके लिए यूज करते हैं। और वैलेंस जब हम किसी काम में संतुलन बना के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परनीसियस, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है और मैंने पहले भी ये वर्ड आपको कराया हुआ। परनीसियस का आपको अपोजिट बताना है। और परनीसियस की बात करें तो इसका मतलब होता है जो चीज हमारे लिए हानिकारक होती है, जो चीज हमारे लिए कैसी होती है, नुकसानदेह होती है। तो बेनिफिशियल जिसे हम कहते हैं लाभदायक, क्या हो जाएगा, लाभदायक। अगर हम प्रोलॉन्ग की बात करें तो लंबा चलने वाली जो चीज होती है उसके लिए यूज करते हैं। रियूनियस के मतलब होते हैं, कह सकते हैं बर्बादी, जिस चीज में हम अच्छा ना कर सकें। रूथलेस कह सकते हैं बहुत खतरनाक, बहुत बेपरवाह, बहुत लापरवाह या बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मतलब जो व्यवहार करे उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, ऑपुलेंस का भी आपको एंटोनिम देना है। ऑपुलेंट वर्ड पूछा गया है और इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। ऑपुलेंस, उसका ऑपुलेंट का पेन्योरी आपने किया होगा। तो ऑपुलेंस का मतलब होता है अमीरी, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो पॉवर्टी हो जाएगा और पॉवर्टी का मतलब क्या होगा, गरीबी। ये आपका इसका अपोजिट हो गया जाकर के। लग्जरी इसका सिनोनिम हो सकता था, इसे भी हम कह सकते हैं अमीरी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, पारदर्शिता जिसे कहेंगे जब किसी काम को करने में बहुत ही फ्लेक्सिबल रहे, हम बहुत ही अच्छे से किसी काम को करें। वेल्थ आप जानते ही हो, धन दौलत को कहते हैं वेल्थ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, इडियम्स और फ्रेज से रिलेटेड होगा, ठीक है। इडियम्स और फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको इसके मीनिंग को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, I could have continued my higher studies if I wanted, but that's water under the bridge. If I could have continued my higher studies if I wanted, but that's water under the bridges. मैं चाहूँ तो मैं अपनी शिक्षा को, मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता हूँ, लेकिन ये कैसा है, वाटर अंडर द ब्रिजेस। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या है कि पानी के नीचे क्या होना, पुल का होना, उससे रिलेटेड कुछ है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग आई कैन नॉट चेंज, जिसे मैं नहीं बदल सकता। या फिर द टाइम आई मेट विद एन एक्सीडेंट नियर द ब्रिज, जब मैं ब्रिज के पास में किसी एक्सीडेंट से मिला। समथिंग माई फैमिली डिड नॉट वांट, मेरी फैमिली नहीं चाहती। या द टाइम आई वेंट ऑन अ क्रूज, ये ऐसा टाइम जब हम क्रूज की तरफ जाएं। तो सही जवाब है जिसे मैं बदल नहीं सकता। जब आप लोग पढ़ाई के बारे में चाहते हैं और पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो बदल ना सके उसके लिए यूज करते हैं। तो समथिंग आई कैन नॉट चेंज, जब हम किसी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, वाटर अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू स्टडी साइंस बट आई विल स्टिक टू माई गन्स एंड ग्रेजुएटेड इन इकोनॉमिक्स। पिताजी ने बोला, माता पिता ने बोला कि आप साइंस से स्टडी करो, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट किया। रीजन बिहाइंड दैट, ये वर्ड का आपको मीनिंग बताना है। स्टिक टू माई गन्स, ऑप्शंस आर प्रिफर टू डिसोबे देम, आपने उनकी आज्ञा को नकार दिया। होल्ड ऑन टू माई डिसीजन, अपने डिसीजन पर रुके रहे। रिफ्यूज टू लिसन टू देम, उनको सुनने के लिए तैयार हो गए। या शो देम दैट दे आर रॉन्ग, और उन्हें यह बताया कि भाई वो गलत थे, उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो गलत था। तो सही जवाब है कि किसी और के डिसीजन को ना मानना, अपनी बात के आगे लगे रहना।
वेलकम बैक गाइस। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं करा रहा था आपको ये वाला क्वेश्चन और मैं आपको बोल रहा था कि इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, स्टिक टू माई गन्स। मतलब क्या है कि मैं अपने डिसीजन के साथ गया, किसी और के डिसीजन को मानने की हमने ज़रूरत नहीं समझी। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका होगा होल्ड ऑन टू माई डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। The manager dismissed the proposal out of hand and said that it was not at all practical। तो मैनेजर ने क्या बोला कि ये चीज़ें उसके हाथ में नहीं है। आउट ऑफ हैंड, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो आउट ऑफ हैंड की बात करें, आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है जब किसी काम को हम एट वंस कर दें, तुरंत ही अगर हम किसी काम को कर देते हैं तो उसके लिए इस वर्ड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट 21। And the 21 question is the people of this village are the salt of the earth। आपको बताना है कि इस the salt of the earth का मीनिंग क्या होता है। तो ये पेपर में आया भी है और पेपर से पहले मैंने आपको कराया भी है। तो salt of the earth का मतलब जो इंसान कैसा होता है, काइंड होता है, दयालु होता है, एक दूसरे पर दया करता है, ध्यान देता है, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22, और ये आपसे कह रहा टॉकिंग थ्रू हर हेड। इसका आपको मीनिंग बताना। ये भी मैंने आपको पहले भी क्लास में कराया हुआ है। और देखो, क्लास में कराने का फायदा ये होता है कि आप सीखते बड़ी जल्दी हैं। फिर जब किसी चीज़ की प्रैक्टिस आपको मिलती है तो आप सीखते बड़ी जल्दी हैं। इसका मतलब हो जाता है टॉकिंग नॉनसेंस, फालतू की बातें करना, बेकार की बातें करना, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता उन बातों को करना, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं टॉकिंग नॉनसेंस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ लेना कि आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन होंगे। हो सकता कोई गलती हो तो इंप्रूव कर लीजिएगा, नहीं गलती है तो फिर नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रेक इज डिफिकल्ट बट इट इज वर्थ वेल द इंडेवर। इंडेवर का मतलब होता है जो बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है, एफर्ट लगाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो वेल वर्थ द इंडेवर या वर्थ वेल द इंडेवर या वर्थ द इंडेवर वेल, ये जो सही जवाब है ना, वेल आपका क्या हो जाएगा, वेल यहाँ पर एक एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। वर्थ द इंडेवर, ये इंडेवर जो है वो इस सेंटेंस को, ये तो आपका नाउन हो गया और इसको डेफिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, और आप सब लोग जानते भी हो कि जब किसी आर्टिकल, जब किसी नाउन को हम डेफिनेट करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं, तो उसके साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है। और एक चीज़ ऐसे भी समझ सकते हो कि ये फिक्स वर्ड के तौर पर यूज होता है। कैसे यूज होता है, फिक्स्ड वर्ड के तौर पर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 एंड द क्वेश्चन इज, द मैनेजर वाज गिवन अ हॉलीडे एंड सो ही डिसाइडेड टू गो टू द हिच हाइकिंग। ये भी पेपर में आया हुआ है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। हाँ, पेपर में आया हुआ है। और इसके साथ जब हम किसी पर्पस की बात करते हैं, किसी प्रॉपर उद्देश्य की बात करते हैं, तो प्रपोजिशन के तौर पर हम फॉर का यूज करते हैं। प्रपोजिशन के तौर पर किसका यूज करते हैं, फॉर। तो क्या हो जाएगा, फॉर हिच हाइकिंग, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, हम उलझाएं ना किसी को। हियर इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द क्वेश्चन इज ये रहा, और इसे मैं रखता हूँ आपके लिए होमवर्क में। मैंने देखा है कई सारे बच्चे ऐसे हैं, इतना बिजी हो जाते हैं क्लास को लेने के बाद, जो कमेंट करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। उन सब से मेरी गुजारिश है कि कमेंट कर लिया करें और जवाब देने की कोशिश किया करें, ताकि हम आपको और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को सिखाने का प्रयास कर सकें। तो ये था मेरी तरफ से आज का ये सेशन। फेस्टिव सीजन चल रहा है तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, उस पर भी फोकस करना है। इसका PDF आपको मैं दे दूंगा, और PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, अपना जो टेलीग्राम है उस पर जा कर के आप इसका PDF ले सकते हो। SSC एग्ज़ाम्स बाई एग्जामपुर, SSC एग्ज़ाम्स बाई एग्जामपुर। जब आप इस टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। फिलहाल अगर सेशन अच्छा लगता है आपको तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपने कमेंट करना, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हिस्सा बनिए SSC के लिए सबसे शानदार और अच्छे प्लेटफॉर्म का। थैंक यू, जय हिंद।